हमारी दूसरी प्रस्तुति लेकर हम आ रहे हैं नाटक अंतिम इच्छा। एक उड़िया नाटक है, हिंदी अनुवादित है और बिल्कुल बहुत पुराना नाटक है। कथ्य के दृष्टि से तो नहीं कहूंगा, लेकिन विषय के दृष्टि से आज प्रासंगिक है। माता पिता का वचन का पालन करना, उनकी बातों को रखना, उनकी इच्छाओं को सम्मान देना, इस विषय पर आधारित है ये नाटक। तो लीजिए, प्रस्तुत है अंतिम इच्छा। बाती बन जो दीप जलाता, बाती बन जो दीप जलाता, जग को रोशन करता है। थोड़ा थोड़ा जलता रहता, फिर भी कुछ ना कहता है। थोड़ा थोड़ा जलता रहता, फिर भी कुछ ना कहता है। बाती बन जो दीप जलाता, बाती बन जो दीप जलाता, जग को रोशन यज्ञ में करता केवल दो प्रकार है। के लोगों को ही आमंत्रित नहीं किया जाता पिताश्री, एक शत्रु और दूसरे चंडाल। क्या आपकी पुत्री होने का अधिकार खो दिया है मैंने, या फिर स्वयं चंडालिनी हो गई हूँ? क्या मैं आपकी पुत्री नहीं रही पिताश्री? आपने अपने ही यज्ञ में अपनी पुत्री को बुलाना आवश्यक नहीं समझा, परंतु मैं ये भी जानती हूँ, दो लोगों के बिना यज्ञ पूरा भी नहीं होता। एक पवित्र आत्मा और दूसरा आत्मज यानी संतान। आपकी आत्मा पवित्र है पिताश्री, इसमें कोई संदेह नहीं, और संतान की कमी पूरी करने में स्वयं चली आई। परिवार में विचार अलग हो सकते हैं, मतभेद भी हो सकता है, परंतु जहां मनभेद हो जाए वहां परिवार नहीं हो सकता। आपके लिए आपका परिवार ही आपका संसार है, पर महादेव के लिए, उनके लिए तो सारा संसार ही उनका कुटुंब है। आप सबके सामने महादेव का अपमान हो रहा है, परंतु आप सब मौन हैं। प्रजापति के सैनिक मौन है, समझ आता है। प्रजाएं मौन है, ये भी समझ आता है, पर त्रिमूर्ति के अभिनंग ब्रह्मदेव क्यों मौन है? महादेव के सबसे बड़े आराधक नारायण क्यों मौन है? क्या ब्रह्मदेव ने अपने ब्रह्मास्त्र से वश खो दिए, या नारायण का चक्र इतना भारी हो गया कि उनसे उठाए नहीं उठता? आप सबने यहाँ महादेव का अपमान सहा है, उनकी अर्धांगिनी का अपमान सहा है, और इसके ज्वाला में आप सब जलोगे। ये सती का अंत नहीं, बल्कि उस यात्रा का आरंभ है जो सती एक बार फिर करेगी अपने महादेव के लिए। क्षमा महादेव क्षमा, आपको अश्रु देकर जा रही हूँ। क्या चल रहा है यहाँ? चैतन्य जी माँ जी, मैं कुछ पूछ रही हूँ। मैंने तो मना किया था इनको, पर बाबूजी ने जबरदस्ती की तो मना नहीं कर पाया। पिताजी, आप ड्राइंग रूम में ये जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, पड़ोसी क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? अरे आस पड़ोस का जरा तो लिहाज क्या होता? बहू, ये नाट्यकार पशुपति का घर है और ये बात पड़ोसी अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हें इनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पहले आप क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, उस बात को तो भूल जाइए। हमारी हैसियत इस तरह के ओछे लोगों के साथ उठने बैठने की या गिरे हुए लोगों के घर में भीड़ इकट्ठा करने की नहीं है। अरे बंद कीजिए ये फिजूल की हरकतें। बहू, तुम भाषा की मर्यादा मत भूलो। क्या मैं भाषा की मर्यादा भूल रही हूँ? पिताजी, हम माँ जी के कहने पर यहाँ रहने आए, इसलिए अब आप हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने वाला कोई भी काम ना करे तो बड़ी मेहरबानी होगी। और चैतन्य जी माँ जी, तू खड़ा होकर ये क्या तमाशा देख रहा है? टेबल चेयर ठीक से कर और जल्दी अंदर आ। अभी करता हूँ माँ जी। कितनी बार कहा बाबूजी, यहाँ रिहर्सल मत कीजिए, लेकिन बात तो पल्ले ही नहीं पड़ती।
देखा ना गुस्सा, चक लिया मजा। है चेतन, टेबल चेयर वैसे ही रहने दे। रसिका, तुम फिर से अभ्यास शुरू करो, देखता हूं हमें कौन रोकेगा। रहने दीजिए भैया जी, अब बहू को ये सब पसंद नहीं है तो हम लोग यहाँ रिहर्सल क्यों करें, रहने दीजिए। सुन सूर्या, इस घर का मालिक मैं हूं। मैं नाचूं, गाऊं, कूदूं, कुछ भी करूं, कोई कौन होता है हमें रोकने वाला। हद हो गई हिटलर शाही की। भैया जी ठंड रखिए, बहू बोल गई ना, अब हमारे जीते जी उनके मन में दुख पहुंचाने नहीं देंगे। पर उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं कही। एक समाज सेविका की हैसियत से सारे शहर में उन्होंने अपना परिचय बनाया है, और जिस तरह से हमें हुड़दंग मचाते हैं, लोग जरूर इधर उधर की बातें करते होंगे। कब तक सहेगी वो बेचारी? यही बात तो मैं भी तो बार बार समझाता हूँ कि बड़ी माँ की तरह छोटी माँ को मत समझो। बड़ी माँ जो थी सब झेल लेती थी, पर ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगी। बाबूजी, अब तो लगता है ना ये सारा थाम झाम सब भूल जाने में ही भला ये। चैतन्य! अरे ओ चैतन्य, जी माँ जी। वहाँ क्या कर रहा है? जल्दी अंदर आ। अभी आया माँ जी। अच्छा सर, मैं चलती हूँ। भैया जी, हम लोग डाल पे पके फल की तरह है, कब जोर से हवा चले कब टपक जाए कुछ पता नहीं। अब जाते वक्त किसी के दिल को दुखाने का क्या फायदा। आप सुनिए मेरी बात, बहू की बात को मान लीजिए। सुन सूर्या, मुझे अपने मन को दुखाने और इच्छाओं का गला घोटने का कोई शौक नहीं है। अरे गलती मेरी ही थी जो तेरी भाभी के कहने पर मैं इसे इस घर में ले आया। भैया जी, इस उम्र में ये सब सहना पड़ता है, नहीं तो समाज के साथ चलना टेढ़ी खीर बन जाता है। आइए पिताजी। बैठिए। पिताजी, हाँ, मैंने आपसे कहा था ना प्रेस में ही रहने के लिए। एक तो उधर वर्कर ठीक से काम नहीं कर रहे, ऊपर से आप यहाँ आराम से नाटक नौटंकी में मस्त हैं। अरे बेटे, बात ऐसी है कि नाटक में बस 10 दिन बचे हैं, तो कोई तैयारी भी नहीं। क्या कहूं, ये नाटक वाटक करने वालों में जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं होती। आज राइजिंग क्लब मैगजीन की डिलीवरी थी, ये बात तो मैंने आपसे कही थी ना। हाँ हाँ पता है, और मैं बोल आया था, और वो लोग तो काम पर ही लगे थे। ये सही है, वो लोग वहां पसीना बहाएं, आप यहां आराम से नाटकबाजी करते रहें। सारी जिंदगी नौटंकी कर करके हमारी जिंदगी को तो तबाह कर दिया इन्होंने। अब अगर हम खुद के पैरों पर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपसे मदद की छोटी सी उम्मीद करना एक भी गुनाह है। विक्रम, इस उम्र में अगर ये तुम्हारी मदद ना करे तो क्या तुम्हारी प्रेस बंद हो जाएगी? मौसा जी, आप क्या समझेंगे हमारा दर्द। आपकी तो पेंशन है, बेटे की सैलरी है, आप काम वाम छोड़कर ये सब करें तो चलता है, मगर अगर इन्होंने ऐसे ही नाटक किया तो हम सबको भूखा मरना पड़ेगा। अब चलिए, देर हो रही है। भैया जी, चलता हूं। बाती बन जो दीप जलाता, बाती बन जो दीप जलाता, जग को रोशन करता है। थोड़ा थोड़ा जलता रहता, फिर भी कुछ ना कहता है। थोड़ा थोड़ा जलता रहता, फिर भी कुछ ना कहता है। बाती बन जो दीप जलाता, बाती बन जो दीप जलाता, जग को रोशन करता है। थोड़ा थोड़ा जलता रहता,
हाँ, वो देना भूल गया था। बाबूजी, हाँ 2000? हाँ 2000। इस महीने इतने कम क्यों? वो क्या है ना बहू, अब नाटक में कुछ ही दिन बचे हैं। सेट, लाइट और म्यूजिक वालों को एडवांस देना पड़ेगा। बाबूजी, आपको तो पता है ना, बेटा हमारा बाहर रहकर एमबीए की पढ़ाई कर रहा है, और इस महंगाई में घर का खर्च भी बेहिसाब हो रहा है, ऊपर से ये आपकी दवाइयों का खर्च। अरे ऐसे हालात में पता नहीं आपको इस नौटंकी का ख्याल कहाँ से आता है? क्यों बर्बाद करते हैं पैसे ऐसी फालतू की चीजों पे? सुनो, मैं आज तक नाटक पर ऐसे ही खर्च करता आया हूँ, पर आज तक कभी तुम्हारी सास ने ना ही मुझे रोका और ना ही टोका। पर बाबूजी, मैं तो कहना चाहती हूँ बस, अब कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। मैं नाटक नहीं छोड़ सकता, ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। तो ठीक है, आपके पैसे हैं, जैसी इच्छा खर्च कीजिए, मेरा क्या जाता है? अरे माँ जी ने गुजरने से पहले इस बात का ख्याल रखने को कहा था, इसलिए मैं बोलती हूँ, वरना आपके पैसे हैं, आप जाने, मेरा क्या है? हाँ, और तुम्हारी उसी सास को दिए वचन के कारण आज तक सारी पेंशन देता आया हूँ, वरना तुम्हारी फिजूल खर्ची से तो भगवान बचाए। क्या कहा आपने? फिजूल खर्ची? अरे हद हो गई बर्दाश्त करने की, बस से कोई जरूरत नहीं है टुकड़े डालने की। रखिए अपने पैसे अपने पास। अरे मैं भी कोई भिखारी के घर से नहीं आई हूँ, मेरे पापा करोड़पति हैं, करोड़पति। इन चंद पैसों का धौंस ना मुझे मत दिखाइएगा, सच में जैसे मैं मरी जा रही हूँ रुपयों के लिए। दिल का दाढ़ मत बनाओ, ये पैसे लेते जाओ। आपको आपके पैसे और घर दोनों मुबारक हो। हम आज ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। बहू, बहू, मनीषा, मनीषा, बेटा, बहू से कह दे कि घर छोड़कर जाने से पहले मुझे थोड़ा ठहर दे जाए। पिताजी कोई घर छोड़कर नहीं जा रहा, अब क्यों चिंता करते हैं? देख उसे। मैं बात करता हूँ। मनीषा, मालती, हे प्रशांत की माँ, मैं अपने दिल का हाल किसे बताऊं? कौन समझेगा मुझे? पर तू तो जानती थी ना, मैं नाटक छोड़ के नहीं जी सकता, और आज नाटक के कारण हमारा घर टूट रहा है। मालती, मालती, मालती। पिताजी, पिताजी, पिताजी क्या हुआ आपको? पिताजी, पिताजी, चैतन्य, मनीषा, जल्दी से तो हॉस्पिटल जाने की तैयारी करो। पिताजी आके गोली। पिताजी, अरे खड़े खड़े मुंह क्या ताक रही हो? जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। पिताजी आके गोली। चैतन्य पानी लेके आ। पिताजी आके गोली। हेलो जी, डॉक्टर बंसल। पशुपति भैया, मौसा जी, प्रणाम। प्रणाम। अरे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी तो अंदर सो रहे हैं। सो रहे? अच्छा, उनकी तबीयत कैसी है अब? जी अब बेहतर है। कल इतनी बड़ी घटना हो गई और तुमने मुझे फोन तक नहीं किया। क्या? पर मैंने तो तुरंत विक्रम को खबर की थी, उसने आपको बताया नहीं। अरे विक्रम मुझे खबर करेगा क्या? वो जानता था कि खबर पाते ही मैं दौड़ा भागा चला आता और उसका प्रेस का काम रुक जाता। अच्छा छोड़ो, डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने कहा मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो पिताजी बच गए, पर अगर उनके मन को और आघात पहुंचा तो ये उनके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है मौसा जी। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बाबूजी को, भगवान सब भला करेगा। नहीं मौसा जी, जब से पिताजी होश में आए हैं बस नाटक के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। अब आप यूं नहीं समझा सकते मौसा जी, उन्हें नाटक की चिंता छोड़ देनी चाहिए। अरे बेटा, नाटक
जिसका प्राण हो वो नाटक कैसे छोड़ सकता है? तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं कोशिश करके देखता हूं। मौसा जी, पिताजी अभी अभी सोए। अच्छा, मैं बाद में आता हूं, तुम अपना ख्याल रखो। देख बेटा, भगवान से मेरा बुलावा आ गया है। तूने तो अपना संसार बसा लिया, पर मेरी एक इच्छा अधूरी, अब तक अधूरी है। मैं चाहती हूँ कि तेरे पिताजी के जीते जी उनकी एक पुस्तक तू छपवा दे। इससे उनके आत्मा को खुशी मिलेगी और इस खुशी से मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति शांति। मैं तेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं तेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। माफ कर दे माँ, 6 महीने गुजर गए, तुझसे किया हुआ वादा मैं आज तक पूरा नहीं कर पाया। क्या करूं? एक क्लर्क की नौकरी में कितनी तनख्वाह मिलती है मुझे अच्छी तरह पता है। विकी की पढ़ाई के लिए जो उधार लिया था उसे चुकाते चुकाते मेरी कमर टूटी जा रही है। पर तू चिंता मत कर माँ, मैं तेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं पिताजी की किताब को जरूर छपाऊंगा माँ, जरूर छपाऊंगा, जरूर छपाऊंगा। प्रशांत भाई, प्रशांत भाई, पिताजी यहाँ आए थे क्या? हाँ आए तो थे, क्यों क्या बात है? अरे होगा क्या, मौसा जी तो हमारा घर बर्बाद करके मानेंगे, पर उनको दोष देकर क्या फायदा जब अपना ही सिक्का खोटा है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम विक्रम? हाँ भाई, मेरे बार बार मना करने के बाद भी उनका नौटंकी का नशा छूटता ही नहीं। ये मौसा जी जो है बहकाने के लिए। विक्रम, कला कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है। जो कलाकार होता है वो खुद ब खुद खींचा चला जाता है कला की ओर, उसकी साधना की ओर। और फिर नाटक करके वो कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे हैं विक्रम। नहीं, 16-16 साल की लड़कियों के साथ कमर मटकाना, नैन मटक्के करना बहुत उच्च कोटि के काम है मेरे भाई। विक्रम, शर्म नहीं आती तुम ऐसी बातें करते हुए? फिर पिताजी और मौसा जी के चरित्र पर उंगली उठाकर तुम ठीक नहीं कर रहे हो। देखो, मानता हूं मैं कि नाटक करने के कारण मौसा जी प्रेस में नहीं रह पाते हैं और उससे तुम्हारे बिजनेस का नुकसान होता है। और मेरे भाई, तुम्हें ये बात अच्छी तरह पता है कि मौसा जी पिताजी के दाहिने हाथ है और मौसा जी के बिना पिताजी एक कदम भी नहीं चल सकते। और अभी जैसे पिताजी की हालत है, अगर तुमने उन्हें नाटक करने से रोका तो वो बीमारी से उबर नहीं पाएंगे विक्रम। भाई, मैं काम के प्रेशर में बिल्कुल भूल ही गया। अब कैसे है मौसा जी? अब बेहतर है। आई एम रियली सॉरी प्रशांत भाई। कोई बात नहीं। अच्छा विक्रम जी, बढ़िया पेपर और सुंदर डिजाइन वाली 800-900 पेजेस की नाटक की किताब छपाने में क्या खर्चा आ सकता है? किताब छपानी है? हाँ, सोच रहा हूँ पिताजी के नाटक का एक संकलन प्रकाशित करूं। अच्छा, कितनी कॉपियां?
यही करीब 1000। 1000 तो तकरीबन 1,00,000 रुपए लग जाएंगे भाई। 1,00,000? 1,00,000? जी। अच्छा ठीक है भाई, इस विषय में मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, पर ध्यान रहे किसी और को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं किताब छपवाना चाहता हूँ, प्लीज। ओह सरप्राइज। अरे मैं समझ गया। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आता हूँ। ठीक है विक्रम। ठीक। नमस्कार। सुशांत, तुझे तो पता है पिताजी को पहले भी माइल्ड अटैक आ चुका है। कल उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ा। हाँ बेहतर है, पर अगर तू आ पाता तो अच्छा होता। क्या छुट्टी का प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सुशांत, तुझसे कुछ जरूरी बात करने की मैंने फोन किया भाई। बात दरअसल ये है कि पिताजी के ट्रीटमेंट में काफी सारे पैसे खर्च हो गए हैं। अरे नहीं, मैं ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं मांग रहा हूं। बात दरअसल ये है कि पिताजी के नाटक की किताब को छपवाने का वचन मैंने माँ को दिया था। हाँ मैंने बात की है, इसमें 1,00,000 रुपए लगेंगे कहा है। अरे 30,000 है मेरे पास, बाकी के 70,000। अच्छा सुनना, तो अगर 50,000 मुझे दे देता तो क्या फिजूल खर्ची के लिए तेरे पास पैसे नहीं है? अरे पर तो एक आर्मी अफसर है सुशांत। हेलो सुशांत। मुझे ठोकर मारा करते हैं, जिसे मैंने पराया माना वो मुझे दिल में रखते हैं। अर्थात जीवन मुझसे दूर जा रहा है और मौत मुझे आगोश में लेने को बेकरार है। वो मेरे करीब आ रही है, करीब और भी करीब और भी। कौन हो तुम और यहाँ कैसे घुसा है?
प्राणी हो तुम? अरे तुम यहाँ कैसे घुस आए? कहाँ से आए हो तुम? क्यों आए हो? यहाँ से ले जाने को। ले जाने को? खबरदार, मेरे पिताजी ने खून पसीने की कमाई से ये सब बनाया है। हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। बुला पुलिस, तेरी पुलिस कोर्ट कचहरी सब इस मुट्ठी में बंद है गुरु। जब हम कुछ लेना चाहते हैं तो ले ही जाते हैं। चैतन्य, मनीषा, पिताजी, देखो घर में चोर घुसा है। बुला, गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला। आज तेरी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। हम जब कुछ लेना चाहते हैं बाकी कोई लोग देख नहीं पाते हैं। हमारे जैसे गरीबों को लूटना अच्छी बात नहीं है। तुम जिसे लूट समझते हो हमारे लिए वो कर्तव्य है। और ये भी समझ लो बंधु, हमें जिससे प्यार हो गया वो तो समझो लुट गया। अरे इस घर पे इतना प्यार क्यों मिला है तुम्हारा? और यहाँ ऐसा क्या रखा है जो तुम लूटने चले आए हो? कौन है तुम्हारा बंधु? तुम मुझे प्यारे लगे नाट्यकार। अरे अजीब बात है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, अरे जान ना पहचान बना बैठे बंधु मुझे। तुम कब से मेरे दोस्त बन बैठे? पहचान कर भी अनजान बन जाने का अभिनय मत करो बंधु, क्योंकि मैं तुम्हें जन्म से ही जानता हूँ। अरे बजे अजीब प्राणी हो तुम भाई। तुम कब से मेरे दोस्त बन बैठे? सच सच बताओ, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? कहाँ रहते हो? ध्यान से सुनो। घड़ी की टिक टिक में विराजमान हूँ, हर प्राणी का गला का बंधा हूँ, हर सांस के साथ आता जाता रहता हूँ। देख भाई, तेरी ये बातें मेरी समझ के परे है। अब तू बता दे कि तू कौन है? मैं कौन? मौत मुझे करीब और भी करीब। ये कविता तुमने ही लिखी है ना? नहीं, ये मेरे पिताजी ने लिखी। मतलब तुम पशुपति पति नहीं हो? नहीं, पिताजी तो अंदर सो रहे हैं। मैं उनका पुत्र प्रशांत पति हूँ। अरे ना रे ना रे ना, इतना बड़ा व्यतिक्रम कैसे हो गया? व्यतिक्रम? कैसा व्यतिक्रम? दरअसल हम जिसे लेने आते हैं केवल उसी को दिखाई देते हैं। क्या? तुम कैसे देख पाए हमें? तुम लेने किसे आए हो? पशुपति पति को। पिताजी को? क्या तुम उनका अपहरण करने आए हो? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हम तो उन्हें हर पीड़ा मुक्त करने आए हैं। पीड़ा मुक्त? अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि कौन हो तुम। मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, मैं मृत्यु हूँ। नहीं मृत्यु देव, इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। मेरे पिताजी ने... बच गया, केवल 5 मिनट ही बचे हैं तुम्हारे पास। नहीं मृत्यु देव, इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। मेरे पिताजी ने खून पसीने की कमाई से इस नाटक को लिखा है, बहुत मेहनत की है। कृपया इसके ना छपने तक आप उन्हें मत ले जाइए प्रभु। मनुष्य की इच्छाओं का अंत नहीं है बंधु, इसीलिए हम किसी की इच्छा पूरी होने का प्रतीक्षा नहीं करते हैं। हमारे कर्तव्य मार्ग में बाधक मत बनो बंधु, हमें हमारा कार्य पूरा करने दो। पशुपति आओ, माटी की जर्जर पीड़ा में काया का परित्याग कर आओ। नहीं प्रभु, मैंने अपनी माँ को वचन दिया है प्रभु, मैंने अपनी माँ को वचन दिया है। अरे मूर्ख मनुष्य, तेरी निजी स्वार्थ के लिए क्या मैं संसार का दिशा परिवर्तन कर डालूं? क्या मैं अपना कर्तव्य का अपमान ना करूं? नहीं प्रभु, कृपया करके पिताजी को कुछ और दिन जीने का अवसर दे। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ प्रभु। संभव है? कदापि संभव नहीं। दरअसल चित्रगुप्त के लेखन अनुसार ठीक 1 बजे अनर्थ
टेंशन। हाँ, 1 महीने का जीवन दान प्रदान हो गया। धन्य प्रभु, आप धन्य है, आप असीम करुणा के सागर है। नहीं, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं, वो तो समय ही तुम्हारे अनुकूल है। किंतु याद रखना, हमारे बीच घटी इस घटना का उल्लेख तुम किसी से नहीं करोगे। नहीं, नहीं प्रभु, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, याद रखना, हम पुनः लौट के आएंगे 5 सितंबर रात्रि 1:05। 5 सितंबर रात्रि 1:05। 5 सितंबर 1:05। पिताजी, चैतन्य, जी बाबूजी, दवाई लेके आ। अभी लाया बाबूजी। ठीक तो है ना पिताजी? बाबूजी, दवाई खा लीजिए बाबूजी। अरे नहीं खानी मुझे दवाई वाई, तू दौड़ कर जा, सूर्य रश्मिका सबको बुला ला। अरे नाटक में अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं, रिहर्सल नहीं हुआ तो उस दिन का खाक ड्रामा करेंगे। कितनी बेइज्जती होगी हमारी, समझ पा रहा है तू? आप क्यों चिंता करते हैं? सूर्या मौसा रिहर्सल करवा रहे होंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। है नहीं बेटे, तुम हमारे कलाकारों को नहीं जान पाओगी। जरा सा मौका मिलते ही उड़न छू हो जाने की आदत है उनमें। हे चैतन्य, जी बाबूजी। तू पिंकी को फोन कर, बुला बुला जी उसे जी बुला। बाबूजी, जी अभी करता हूँ। अरे पिंकी बाबूजी नाम लिया और पिंकी हाजिर हो गई। सर जी प्रणाम। पिंकी, रिहर्सल हो रही है कि नहीं? जी बात दरअसल ये है कि सूर्या मौसा। देखा, मैंने कहा था इन लोगों का नाटक वाटक से कोई लगाव नहीं है। आजकल सभी को बैठे बिठाए लड्डू खाने की आदत जो पड़ गई है, रिहर्सल करने की क्या जरूरत? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। अरे! सूर्या मौसा। अरे सूर्या मौसा, जा तू पहले सूर्या को बुला के ला। पिंकी, जब मौसा जी को बुला के ले आ। अरे बुला के ला जल्दी। अब बैठिए पिताजी, बाबूजी बैठिए। बैठिए आप, बाबूजी बैठिए। बाबूजी बैठिए, अब तो दवाई खा लीजिए बाबूजी। खा लीजिए पिताजी। सर आप, नमस्कार सर, बैठिए ना। अब तबीयत कैसी है आपकी? बस जिंदा लाश की तरह पड़ा हूँ बेटे। मेरी छोड़ो, आपके बाबूजी कैसे हैं? पहले से बेहतर है। मौसा जी मुझे गलत मत समझिएगा, मैं आपको देखने अस्पताल नहीं आ पाया। नहीं नहीं बेटे, आप ठहरे एक व्यस्त व्यक्ति और सारा प्रशासन मेरी देखभाल कर रहा था। यही मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। चैतन्य जी बाबूजी। रमेश बाबू के लिए कुछ लेकर आ। जी जी जी। आज मैं व्यस्त हूँ, फिर करूँ। और हाँ, आप दवाइयाँ समय पे लेते रहिएगा। ज्यादा चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है माता जी, अब मैं चलता हूँ। रमेश बाबू, आपके बाबूजी से कहना मैं उनके बारे में पूछ रहा था। जरूर बोलूँगा। ठीक है माता जी, अब मैं चलता हूँ। नमस्कार सर। प्रशांत बाबू, जी सर। आप आज जरा ऑफिस आ जाइए। बाबूजी। कलेक्टर साहब ने बहुत से डेटा सुना। ठीक है सर। ठीक है। सर, हाँ बोलिए। आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी मुझे। हाँ बोलिए। मैं अपने ईपीएफ से कुछ पैसे विड्रॉ करना चाहता हूँ। ईपीएफ से पैसे?
अरे आपने तो कुछ दिन पहले अपने ईपीएफ से पैसे निकाले थे। क्या मौसा जी के इलाज के लिए भिलू ले जाना चाहते हैं? नहीं सर, मैं पिताजी के लिखे नाटकों को छपवाना चाहता हूँ सर। व्हाट? किताबें छापने के लिए ईपीएफ लोन? अरे आप किसी पब्लिशर से क्यों नहीं बात करते किताबें छापने के लिए? मैंने कई लोगों से बात की सर, पर कोई तैयारी नहीं हुआ। अरे तो इस काम के लिए इतनी जल्दी क्या है? धीरे धीरे पैसे जमा करते जाइए, फिर छपवा लीजिएगा नाटक। नहीं सर, मुझे काम 5 सितंबर से पहले करना पड़ेगा। क्यों? मैंने अपनी माँ को वचन दिया था पिताजी के नाटक की किताब छपवाने का, इसलिए सर। वाह प्रशांत बाबू, आई एम प्राउड ऑफ यू। जो लोग अपनी माता पिता की इज्जत करते हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। आप अप्लाई कर दीजिए, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मैं चलता हूँ। बेटे, क्या बात हो रही थी रमेश बाबू से? कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही आपने फिर से नाटक की किताब पकड़ ली ना। हाँ, वो क्या है ना, मैं मृत्यु का आखिरी दृश्य लिखने जा रहा था। मृत्यु? हाँ, नाटक मृत्यु। आज सारे कलाकार आएंगे, लास्ट सीन का रिहर्सल करना जरूरी है। हो वहाँ लास्ट, हो उसके परिजन रो रहे हैं, हो उसका बेटा, उसकी बहू, हो। पिताजी! अरे पागल, तू चिंता क्यों करता है? मैं अभी नहीं मरूंगा। अभी मुझे बहुत से नाटक लिखने और करने बाकी हैं। हाँ पिताजी, आपको बहुत से नाटक लिखने और करने हैं। अरे पागल, तू दिल छोटा क्यों करता है? जा, ऑफिस जा। चैतन्य, जी माँ जी। सुन, आज मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं दोपहर में बाहर खाऊंगी। जी माँ जी। क्यों? तुम कहाँ जा रही हो मनीषा? मैं? इतना भी नहीं पता? आज वुमेन्स डे है ना, तो मिसेस शर्मा के यहाँ प्रवचन रखा गया है। अच्छा चलती हूँ। ये क्या बात हुई मनीषा? पिताजी इतने दिन अस्पताल में थे, तुम एक बार भी देखने नहीं गई हो। अब जब वो घर लौट के आ गए हैं, उनके साथ बैठ तो सकती हो। उल्टा तुम तैयार होकर घर से बाहर जाने के लिए, हद है तुम्हारी सोच की मनीषा। इट्स टू मच। अरे 8 दिन छुट्टी लेकर तुम थे ना उनके साथ, और सारे घर को सर पे उठाना जरूरी तो नहीं। और वैसे भी मैं घर पे रहकर कौन सा कुछ ज्यादा कर पाऊँ, और वहाँ इतने बड़े कार्यक्रम में मैं क्लब की जनरल सेक्रेटरी होकर ना रहूं? हाउ इट्स पॉसिबल? मनीषा, एक बात समझ, जो लोग अपने रिश्तों की कदर करना नहीं जानते, जिन्हें अपने लोगों से प्यार ना हो, उन्हें इन प्रवचनों में जाने का कोई अधिकार नहीं। अधिकार कर्तव्य क्या है मुझे अच्छी तरह पता है। ये तुम्हारे जो उपदेश है ना, नहीं चाहिए मुझे। ओके, मैं चलती हूँ, बाय। मनीषा, मनीषा, अरे यार मुझे ऑफिस जाना है। मनी, मैं ऑफिस से आता हूँ पिताजी। अरे आ गए तुम लोग। अरे तुम लोगों का नाटक करने का मन नहीं था तो कह दिया होता, मैं मना कर देता उन लोगों को। मेरी तबीयत क्या खराब हुई, तुमने तो रिहर्सल ही बंद कर दिया। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। सूर्या मौसा तो पिछले 7-8 दिनों से रिहर्सल करवाना चाहते तो थे। क्यों भाई, क्या देखने आए हो कि मैं जिंदा हूं कि मर गया? अरे मैंने इस पर भरोसा किया था कि मेरे मरने के बाद हमारे अनुष्ठान को संभाल लेगा, पर अब मैं जान गया हूं कि मेरे मरते ही हमारे अनुष्ठान का भी राम नाम सत्य हो जाएगा। नहीं सर, दरअसल आप गलत समझ रहे हैं। सूर्या मौसा तो पिछले 7-8 दिनों से रिहर्सल करवाना चाहते थे, पर इनके बेटे और बहू इन्हें घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे थे। और कल जब ये जबरदस्ती अपने घर से निकले, तो इनकी बहू ने इन्हें इतनी जोर से खींचा कि इनका हाथ, मौसा जी दिखाइए ना।
नाटक छोड़ के जीना नहीं चाहता। अरे सूर्या, जीवन की लड़ाई अगर हम हार गए तो मरणों नाटकों का क्या होगा? कौन बचाएगा रंगमंच को? मौसा जी तो पिछले 5 दिनों से बुखार से तप रहे हैं। दवाई की एक बूंद देना तो दूर, उल्टे वेलों के ने प्रेस में खटा खटा कर मार रहे हैं। अरे रसीदा, तू दूसरे को दोष क्यों दे रही है? ये सब तो भाग्य का खेल है। कोई भागे भागे का खेल नहीं, ये तेरी सरलता का दोष है। रुक, मैं अभी विक्रम को फोन करके पूछता हूँ वो बेटा है कि जल्लाद। नहीं भैया जी, नहीं, विक्रम को फोन मत करना। अरे हारे हुए सिपाही का प्रतिवाद करना क्या नहीं नहीं, अब हमें पूरी हिम्मत के साथ प्रतिवाद करना ही होगा, वरना ये लोग हमें शांति से जीने नहीं देंगे। भैया जी, अब मेरी खातिर चिंता मत कीजिए। अब मेरी खातिर चिंता मत कीजिए। मैं बहू बेटे की बात को हंस के बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आपको कुछ हो गया ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सूर्या, ठीक है, तू जैसा ठीक समझ, पर एक बात जान ले, जुर्म करना और जुर्म सहना दोनों ही अधर्म होता है। चैतन्य जी बाबूजी। सूर्या के लिए कुछ खाने वाने के लिए ले आ। लेकिन बाबूजी, ऐसे असमय में खाने के लिए कुछ हो तभी तो लाऊं। एक काम कर, एक गिलास हॉर्लिक्स बना कर ले आ। हॉर्लिक्स? हाँ। हॉर्लिक्स तो कल से ही खत्म है बाबूजी। अरे, मैंने तुझे बाजार से लाने को कहा था ना। जी हाँ, कहा तो था, पर माँ ने मना कर दिया। मना कर दिया? जी बाबूजी। पर क्यों? उन्होंने कहा जिस दिन बुड्ढा पूरे पेंशन के पैसे देगा तो ही घर में हॉर्लिक्स आएगा। बाती बन जो दीप जलाता, बाती बन जो दीप जलाता, जग जग को रोशन करता है। थोड़ा थोड़ा जलता रहता, फिर भी कुछ ना कहता है। बाती बन जो दीप जलाता, बाती बन जो दीप जलाता, जग को रोशन करता है। थोड़ा थोड़ा जलता रहता, फिर भी कुछ ना कहता है। थोड़ा थोड़ा जलता रहता, फिर भी कुछ ना कहता है। बोलो कौन है वो, बोलो कौन है वो कलाकार है, कलाकार है, कलाकार है। बाती बन जो दीप जलाता, बाती बन जो दीप जलाता, जग को रोशन करता है। थोड़ा थोड़ा जलता रहता, फिर भी कुछ ना कहता है। थोड़ा थोड़ा जलता रहता, फिर भी कुछ ना कहता है। पिताजी, पिताजी, विक्रम, प्रशांत भाई पिताजी को बुलाइए। मौसा जी तो पिताजी के साथ घूमने गए हैं। घूमने गए? हाँ। मौसा जी कितने दिन उन्हें पालेंगे पोसेंगे, जरा मैं भी देखूं। खुद तो पैर कब्र में लटका के बैठे और चले एक और बुढ़े की मदद कर। विक्रम, फिर कभी पिताजी के बारे में ऐसी बातें मत करना। फिर पिताजी की उम्र खत्म होने का समय आ गया तो क्या हुआ? मेरे जीते जी कोई भी उनके नाटक अनुष्ठान का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो करो, करो अपने मन की। तुम दोनों बाप बेटे ने ना मिलकर ठान लिया हमारा घर बर्बाद करने की। देखो विक्रम, गुस्सा थूक दो गुस्सा भाई। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें पिताजी की किताब छपाने के बारे में कहा था ना, क्या हुआ उसका? लाओ 90,000 छाप देता हूं।
90,000? इतने रुपए तो नहीं है विक्रम मेरे पास। अच्छा अभी मेरे पास ये 30,000 रुपए हैं भाई। तुम अभी 10 किताबें छाप दो और जैसे ही बाकी के पैसे आएंगे तुम सारी छाप देना। भाई साहब आपको प्रेस के बारे में कुछ नहीं पता। जब तक आप कुल दाम का 90% नहीं देते हैं तब तक एक भी किताब नहीं छप सकती। अच्छा एक काम करें, आप मुझे 70,000 रुपए दे दें, मैं 10 किताबें छाप देता हूं, बाकी बाद में देखेंगे। इतने रुपए तो नहीं है विक्रम मेरे पास। ईपीएफ से एडवांस के लिए अप्लाई किया है, मिलते मिलते समय लग जाएगा। कुछ भी करो भाई इतने रुपए में। मेरे पास अभी सिर्फ 10 दिन बचे हैं, प्लीज। भाई साहब आप समझना क्यों नहीं चाहते हैं? मैं एक छोटा व्यापारी हूं और आजकल वैसे भी नाटक की रुचि कितनी कम होती जा रही है लोगों में। हाँ, अगर मौसा जी के नाम के आगे कुछ आईएएस या आईपीएस लगा होता ना तो क्या बात थी। कम से कम 1000 कॉपियां बिक चुकी होती राम मोहन लाइब्रेरी में, पर वो भी नहीं है। अब ऐसे में कौन रिस्क लेना चाहेगा, आप ही बताइए। मेरे दिल की बात तुम नहीं समझ पाओगे विक्रम। मुझे तो किसी भी हाल में ये किताब 5 सितंबर से पहले छपवानी ही पड़ेगी। खैर ये 30,000 रुपए रखो विक्रम, मैं कहीं ना कहीं से बाकी के पैसों का इंतजाम करता हूं, प्लीज। अच्छा रुको, मैं तुम्हें नाटक की पांडुलिपि लाकर देता हूं, यहीं रुकना। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे इतने सारे रुपए, मामला क्या है? अच्छा समझी, वाइफ के लिए शॉपिंग है ना, और भाभी के लिए कुछ नहीं। अरे नहीं भाभी, कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं। ये हमारे भाई साहब, इन्हें भी नाटक के भूत ने जकड़ लिया। मैंने बार बार मना किया, फिर भी मुझे 30,000 रुपए दिए नाटक छपवाने के लिए। व्हाट? 30,000 रुपए? जी। विकी के कॉलेज से 2 बार नोटिस आ चुका है, अभी तक तो उसका पैसा नहीं दे पाए, और अब ये पैसे कहाँ से लेकर आए? अरे मौसा जी ने दिए होंगे। अरे नहीं, रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो भी पैसा मिला ना, उसे तो इस फालतू की नौटंकी में उड़ा दिया। अब उनका अकाउंट पूरी तरह खाली है, तो देंगे कहाँ से? अब पता नहीं, मुझे तो हाँ हो सकता है उधार लिया हो, क्योंकि कुछ ईपीएफ से लोन लेने की बात कर रहे थे भाई साहब। क्या कहा? ईपीएफ से लोन? और वो भी नाटक के लिए? हे भगवान, मैं क्या करूं? इनका तो दिमाग ही फिर गया है। ऐसा क्या हो गया भाभी? विक्रम, इस ईपीएफ के अलावा तुम्हारे भाई साहब की कोई औकात नहीं है, और मैं ये जो देख रही हूँ ना, हमारे विकी के फ्यूचर का सत्यानाश करने पर तुले हैं ये, और तुम भी। भाभी मेरा क्या कसूर है? मैं तो इसलिए आया था कि भाई साहब। एक काम करो, ये सारे पैसे ना मुझे दे दो। नहीं भाभी, तो मैं किताब कैसे छापूंगा? अरे कोई जरूरत नहीं है उन्हें छापने की, लाओ दो मुझे पैसे। अरे दो ना। भाभी भाई साहब मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। तुम कह देना डीटीपी का काम चल रहा है, पहले सारे पैसे दो, उसके बाद ही छपाई होगी। अरे आप समझती। अच्छा अगर उन्होंने मुझे 40,000 रुपए दे दिए तो मैं उनसे क्या कहूंगा? तुम्हें नहीं पता विक्रम, हम कितने उधार में डूबे हुए। ऐसी परिस्थिति में 40,000 जुगाड़ कर पाना इनके लिए असंभव है, और अगर वो ईपीएफ से लोन लेंगे ना, तो वो सारे पैसे मैं विकी के कॉलेज भेज दूंगी। अभी देखो विक्रम, तुम कोई धोखा नहीं दे रहे हो, उल्टा उनके बेटे के फ्यूचर को सुधार रहे हो। तुम बस मेरे लिए इतना ही करो, और मैं तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे घर भेजने की व्यवस्था करती हूँ। विक्रम, ये स्क्रिप्ट है, ठीक है? बाकी की मैं तुम्हें शाम में ला कर देता हूँ। अच्छा। और प्लीज तुम्हारी भाभी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन भाभी तो। और एक बात और, पिताजी को भी इसकी खबर ना हो, प्लीज विक्रम। हाँ ठीक है भाई साहब, ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है विक्रम।
गए बाबूजी? अरे चैतन्य, तुम लोग बालेश्वर से कब आए? हम लोग सवेरे को ही आए बाबूजी। अच्छा, और मौसा जी और पिताजी क्या कर रहे हैं? दोनों सो रहे हैं बाबूजी। और नाटक कैसा हुआ? नाटक नाटक तो बहुत शानदार हुआ बाबूजी। पता है, दर्शकों ने बाबूजी की खूब प्रशंसा की, पता है। अब उनकी तबीयत कैसी है? जी बाबूजी, अभी वो ठीक हैं। चल, दौड़ के मेरे लिए पानी ला दे। बाबूजी, रात के 11 बज रहे हैं, सिर्फ पानी पियेंगे, कुछ खाएंगे नहीं? अरे मैं बाद में खा लूंगा, तू बस पानी लेके आ जा। अभी लाता हूँ बाबूजी। हेलो, हाँ नमस्कार। नमस्कार भास्कर जी। जी मैं प्रशांत बोल रहा हूँ। अच्छा, मैंने आपकी कंपनी में अप्लाई किया था। जी हाँ, ओवर टाइम के लिए। क्या? अच्छा अच्छा, जी जी, तो मैं ज्वाइन कर लूँ? अच्छा, ओवर टाइम के लिए 30,000 एडवांस? जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भास्कर जी। हेलो, हाँ विक्रम। अरे सॉरी, तुम इतनी रात में डिस्टर्ब किया। अच्छा सुनो, पैसों का बंदोबस्त हो गया है। अरे हाँ हाँ, एक कंपनी मुझे 30,000 रुपये एडवांस दे रही है। हाँ, मुझे एपीएफ के पैसे भी मिल गए। ओके, अच्छा जितनी जल्दी हो सके अब किताब छपाना शुरू कर दो विक्रम। ओके, थैंक यू। छोटे बाबू, इसका मतलब आप पिताजी के नाटकों को छपाने के लिए इतना सारा काम देख रहे हैं? चैतन्य, ये तन मन सब माँ बाप का ही तो देन है। अब उनकी खुशी के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े ना, तो इसमें मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। छोटे बाबू, अगर आप जैसे बेटे इस दुनिया में सब बन जाते तो ये पूरा भारत देश राम राज्य बन जाता बाबू। अरे इतना मत चढ़ा मुझे, अगर फिसल गया ना तो हाथ पैर टूट जाएंगे मेरे। चल कुछ परोस दे, ठीक है? जी बाबूजी। और सुन। जी बाबूजी। ये किताब छपवाने वाली बात किसी को मत कहना, मैं पिताजी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। जैसा आप कहें बाबूजी। आप आइए बाबूजी, मैं कुछ परोस देता हूँ। ठीक है। जी बाबूजी। चैतन्य, चैतन्य। जी बाबूजी। अरे मैंने पैसे रखे थे इस अटैची में, वो दिख नहीं रहे। तूने कहीं और रखा है क्या? जी नहीं बाबूजी।
आपने तो कल ये अटैच मुझे ही दी थी रखने के लिए, फिर मैंने बिल्कुल वैसे के वैसे ही आपके बेडरूम में रख दी थी। जहां तक मुझे याद है उसके बाद तो मैंने छुआ ही नहीं। बड़ी ताज्जुब की बात है, फिर इतने सारे रुपए गए कहाँ? और मुझे ईपीएफ से पैसे मिले थे, ये बात तेरे और मेरे अलावा और कोई नहीं जानता था। इसका मतलब छोटे बाबू आप कहना चाहते हैं कि अरे, मैंने? नहीं नहीं नहीं, मैं तुझ पर शक नहीं कर रहा हूं, पर आखिर इतने सारे रुपए गए कहाँ? मनीषा, मनीषा! बाबूजी वो तो घर पे नहीं है। घर पर नहीं है? कहाँ गई? हाँ याद है छोटे बाबू, वो बैंक गई है। बैंक गई है? जी हाँ, लीजिए माँ जी आ गई है। जी माँ जी, अभी कर देता हूँ माँ जी, अभी कर देता हूँ। मनीषा, मेरे बैग में 50,000 रुपए रखी थी, कहाँ गए वो मैंने विकी के कॉलेज में भेज दिया है। क्या? अरे मैंने तो कॉलेज से बात की थी और 1 महीने की मोहलत मांगी थी। अरे तुम्हें इतनी हड़बड़ी किस बात की थी? तुमने मुझसे एक बार भी पूछने की जरूरत नहीं समझी ना? ईपीएफ से तो पैसे निकाल लिए, अब क्या कोई पेड़ लगा था पैसे का जो 1 महीने बाद देते तुम कॉलेज में? अरे अगले महीने मैं एलआईसी से लोन लेने वाला था, तुमने बेकार में। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं। 8 दिन? तुम नहीं समझ पाओगी वो सब। वाह, आजकल तो इस घर में मेरी कोई कदर ही नहीं। तुम क्या समझते हो मुझे कुछ पता नहीं है? याद रखो, मेरे जीते जी तुम पिताजी की एक भी किताबें नहीं छाप पाओगे। समझ में आई बात? मनीषा, मनीषा, मनीषा! हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं। हे भगवान। प्रशांत बाबू, सर आप? सॉरी सर, मैं निकलने ही वाला था। वो मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। सर बैठिए ना आप, बैठिए। चैतन्य, चैतन्य! जी बाबूजी। अरे रमेश बाबू के लिए चाय लेके आ। नहीं प्रशांत बाबू, अभी लाता हूँ बाबूजी। आज चाय पीने का मन नहीं। क्या बात है सर, अब बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। प्रशांत बाबू, आप तो जानते ही है मेरे पिताजी की तबीयत काफी दिनों से खराब है और डॉक्टर्स कह रहे हैं उनकी दोनों किडनियां भी खराब हो चुकी है। अब उनकी किडनी बदलनी पड़ेगी। सर आपके पिताजी को कुछ नहीं होगा सर, हम किसी भी तरह से उनके लिए एक और किडनी का इंतजाम कर लेंगे सर। कैसे कर लेंगे? हमारे परिवार के सभी लोग किडनी देने को राजी है, पर उनके ब्लड ग्रुप के साथ किसी का मैच ही नहीं करता। सर क्या मैं जान सकता हूं कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव? सर मेरा भी तो बी पॉजिटिव है। क्या? हाँ सर, मैं दूंगा आपके पिताजी को किडनी, आपके पिताजी को कुछ नहीं होगा सर। आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है? यस सर। आप देंगे मेरे पिताजी को किडनी? हाँ सर, मैं दूंगा आपके पिताजी को किडनी, आपके पिताजी को कुछ नहीं होगा सर। प्रशांत बाबू, आप मनुष्य नहीं देवता है देवता, आपका ये कर्ज हम जीवन भर नहीं चुका पाएंगे। ठीक है, अब मैं अस्पताल जाता हूँ, डॉक्टर्स को ऑपरेशन की तैयारी कर रही हूँ कहता हूँ। सर मैं तो आपको किडनी दूंगा, पर आपको मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेगी। शर्तें? अरे रुपए पैसा जितने चाहिए मैं सब दूंगा, आप बोलिए। नहीं सर, मुझे पैसे वैसे की कोई लालच नहीं है, बस मैं किडनी दे रहा हूं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, प्लीज। ठीक है, जब आप बोल रहे हैं तो ये बात मैं किसी को नहीं कहूंगा। और आपकी दूसरी शर्त? सर देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, माँ की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे मेरे पिताजी की किताब को छपवाना है, और आपने जो पैसे दिए थे वो चोरी हो गए सर। अगर आप मुझे 50,000 रुपए उधार दे देते तो। प्रशांत बाबू, ये क्या बात हुई? आप मेरे पिताजी के लिए किडनी दे रहे हैं? अरे 50,000 क्या, मैं उनके सारे नाटक छपवा दूंगा। नहीं सर, किताब छपवाने की जिम्मेदारी मेरी है, अब बस मुझे 50,000 उधार दे दे, मैं आपको कुछ दिन में लौटा दूंगा सर। क्या सोच रहे हैं सर आप? ठीक है, आप ऑफिस आकर पैसे ले जाइए। प्रशांत बाबू, आपने जन्म जन्मांतर के लिए अपना ऋणी बना दिया, जन्म जन्मांतर के लिए ऋणी बना दिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। छोटे बाबू, अब पिताजी के नाटक को छपवाने के लिए अपनी किडनी बेच रहे हैं। अरे चुप, कितनी जोर से चिल्ला रहा है तू? अरे मैं किडनी बेच नहीं रहा हूं, बल्कि किसी को मौत के मुंह से बचा रहा हूं। और तू सुन, ये किडनी वाली बात किसी को मत कहना। बाबूजी, अरे मत कहना, बता दे रहा हूं। लेकिन बाबूजी अगर आपको कुछ हो गया तो? तुझे मेरी कसम चैतन्य, अगर आपको कुछ हो गया तो बाबू
चलता हूँ मैं। छोटे बाबू, छोटे बाबू, कुछ खा के जाइए छोटे बाबू। मैं बाद में खा लूंगा चैतन्य। छोटे बाबू, पानी तो पी के जाइए छोटे बाबू। छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, आपको कुछ हो गया ना छोटे बाबू। पिताजी, मौसा जी, प्रणाम। अच्छा, मनीषा कहाँ है? अरे रात के 8 बजे से 1 बज गए, कितना बोला तब जाके बहू सोने को गई। अच्छा, और चैतन्य? चैतन्य भी स्टेशन गया था, उसकी भी कोई खबर नहीं। अरे कहाँ थे तुम? एक फोन तो कर सकते थे घर पे। तुम्हें पता है इससे बहू को कितनी तकलीफ पहुंची है। छोड़िए पिताजी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि विक्रम ने किताबें दी या नहीं? किताब? कैसे किताब? हाँ पिताजी, मैंने किताब के उद्घाटन के लिए तो आप लोगों को यहाँ बुलाया था मौसा जी। बदकिस्मती से अस्पताल से आते हुए मुझे देर हो गई। अस्पताल? क्या हुआ तुम्हें? ठीक हूँ पिताजी मैं। अच्छा, ये बताइए कि विक्रम ने किताब दी या नहीं? अरे पागल हो गया है क्या? वो खुद इतना उधार लिए बैठा है, वो भैया जी की किताब छापेगा? पागल हो गया क्या? इसका मतलब विक्रम ने मुझे ठग दिया? हाँ पिताजी, मैंने उसे पैसे दिए थे किताब छपवाने के लिए। उसने मुझसे वादा किया था कि 8 बजे तक वो सारी किताबें दे जाएगा। पर देखिए, 1:45 बज चुके हैं, अब सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। 1:05 में वो आपको ले जाएंगे। मैं माँ की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा पिताजी। मैं माँ की... अरे क्या पागलों जैसी अनाप शनाप बातें कर रहा है? कौन ले जाएगा मुझे? एक बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो विक्रम ही इसका दिमाग खराब किया होगा। सुन, तू चिंता मत कर। कल अगर वो किताब नहीं देता है तो उसके प्रेस पे ताला लगा दूंगा। बेटा, आजकल सभी प्रेस वाले ऐसे ही हो गए हैं। 2 दिन में काम करके देंगे वादा करते हैं और 2-2 महीने तक नहीं करते। हम इस मामले को कर लेंगे। जा आराम कर, मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं भी थोड़ा आराम करूंगा। क्या कहा पिताजी? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? इसका मतलब वो आ गया है। इस बार वो आपको ले जाएंगे। मैं माँ की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। पिताजी, मौसा जी, आप लोग सोना मत सोना। अगर आप सो गए तो आपको ले जाएंगे। मैं माँ की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। मैं माँ की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा पिताजी। क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? आप लोग सोना मत पिताजी। मौसा जी मत सोना। चिंता मत कर, मैं हूं उनके साथ। जा, तू जाकर आराम कर, जा। देखिए, सुनिए, वही घड़ी की आवाज स्तब्ध रात्रि के सन्नाटे को चीरती हुई अशांत तूफान की आहट। वो आ गए हैं, वो आ चुके हैं। मैं माँ की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। मैं माँ की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। पिताजी, मौसा जी, उठिए। अब सो गए तो मैं माँ की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। मौसा जी, उठिए पिताजी।
नहीं प्रभु, जिसे आप जैसे देवलोक निवासी कष्ट समझते हैं वो हमारे लिए अमृत तुल्य है, शांति है, आनंद है। खैर नरगति कहते हैं। यदि वो ही मनुष्य को नरगति का कारक है बंधु। आप जिसे मोह कह रहे हैं वो मेरी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने का कर्तव्य है प्रभु। कृपया करके मुझे मेरे कर्तव्य को पूरा करने में अपना सहायता योगदान दे प्रभु। मतलब तुम अब तक अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाए ना? बस प्रभु एक दिन हो, उसके बाद अब जब चाहे पिताजी को ले जाए, मैं नहीं रोकूंगा प्रभु, नहीं रोकूंगा। अरे मूर्ख, तूने अपने पिता के निधन से पहले अभी तक अपने पूरे नहीं कर पाए ना इच्छा? बस प्रभु एक दिन और, एक दिन प्रभु। एक दिन क्यों बंधु? तुम कहते हो तुम्हें छोड़ ही देता हूं बाकी दिनों के लिए। धन्य प्रभु, अब धन्य है, अब दयालु है प्रभु। नहीं, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं। दरअसल चित्रगुप्त जी से भूलवश किसी और के स्थान में पशुपति का नाम लिख दिया। तुम हंस रहे हो? प्रभु ऐसे तो हमारी सरकारी दफ्तर में हमेशा होता रहा है, पर चित्रगुप्त जी को भी ये बीमारी लगेगी कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा किसी ने। यही सोच के हंस रहा हूं प्रभु। क्यों रे बंधु, आजकल जिस प्रकार एक्सीडेंट, आतंकवाद, दंगे जैसे कारणों से अपमृत्युआं हो रही हैं, यमलोक में अतिथियों की संख्या अनियंत्रित होते जा रही है। उन्हें यथास्थान भेजते भेजते चित्रगुप्त जी से अक्सर यह त्रुटियां हो रही है। और आज यही त्रुटि मेरे लिए वरदान साबित हुई प्रभु। कल मैं महासभा में सबके सामने पिताजी की किताब का उद्घाटन करूंगा। आज मैं बहुत खुश हूं प्रभु, बहुत खुश हूं। स्वप्न ही बनकर रह जाएगा। मैं समझा नहीं प्रभु, स्वप्न स्वप्न रह जाएगा? आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हारा यह स्वप्न स्वप्न ही बनकर रह जाएगा बंधु। प्रभु मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल हमारे नाम का आया था, पर भूलवश चित्रगुप्त जी ने इस कारण से तुम मुझे देख भी पाए। तुम हंस रहे हो। मृत्यु को सुनिश्चित जानकर भी तुम तनिक भी विचलित नहीं हो। प्रभु अगर पिछले महीने आपसे मुलाकात नहीं होती तो मैं अपनी मां की अंतिम इच्छा कैसे पूरी कर पाता? बस अब केवल तुम्हारे पास 3 मिनट ही बचे। ईश्वर से मोक्ष हेतु प्रार्थना करना चाहते हो, कर लो बंधु। नहीं प्रभु, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। बस मेरी ईश्वर से यही विनती है कि अगले जन्म में वो मुझे एक ईश्वर, मुझे एक इंसान का जीवन दे, एक प्रकाशक का जीवन, ताकि मैं ऐसे हजारों नाट्यकारों के कृतियों को छाप सकूं और उसके प्रचार और प्रसार में अपना योगदान दे पाऊं प्रभु। तुम जैसे मनुष्य से मेरा साक्षात्कार हो पाया, शायद यही कारण है देवता भी इस मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में जन्म लेना चाहते हैं। सुनो बंधु, केवल तुम्हारे पास 2 मिनट ही बचे। कहिए प्रभु। माफ कर देना, इस जन्म में मैं आप लोगों की और सेवा नहीं कर पाऊंगा, मगर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिले, मौका मिले। बंधु कहाँ हो तुम? प्रभु मुझसे ये यातना नहीं सही जा रही है प्रभु।
कहाँ हैं आप प्रभु? मुझे इस यातना से मुक्त कीजिए प्रभु, मुक्त कीजिए, मुक्त कीजिए। नहीं प्रभु, छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, कितनी बार मना किया था किताब नहीं छपे तो ना सही, पर अपनी मत बेचिए। और तो और अपने डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी छुप कर अस्पताल से घर आ गए छोटे बाबू। हे भगवान, अब मैं क्या करूं छोटे बाबू? पिताजी, मौसा जी, माँ जी, अरे कोई तो आओ, देखो ना छोटे बाबू को क्या हो गया। कोई तो आओ छोटे बाबू को देखने। बेटा, बेटा, प्रसाद, बेटा, बेटा, माँ जी, छोटे बाबू, सब खत्म हो गया माँ जी, सब खत्म हो गया। बाती बन जो दीप जलाता, बाती बन जो दीप जलाता, जग को रोशन करता है। थोड़ा थोड़ा जलता रहता, फिर भी कुछ ना कहता है। थोड़ा थोड़ा जलता रहता, फिर भी कुछ ना कहता है। वो कौन है वो? धन्यवाद। समय थोड़ा ज़्यादा लग गया है, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा, पर लोभ संवरण नहीं कर पाए हम लोग और 2 नाटक रख लिए थे। इस तरह का लंबा नाटक करना होगा तो हम आगे कोशिश करेंगे, एक रखेंगे। आप लोगों को तालियां बता रही हैं कि आप लोगों को नाटक मनोरंजन करने में सफल रहा, धन्यवाद। और इससे पहले 1 मिनट और समय लूँगा, मैं कृष्णा सिन्हा जी को मंच पे बुलाऊंगा। नाटक के बाद 2 शब्द हमें आशीर्वचन के रूप में बच्चों को दे। बिल्कुल फ्रेशर हैं, 1 आध बच्चे पुराने हैं, कोशिश जारी है। और सबसे अच्छी बात है कि ये देख रहे हैं आप, इतने बच्चे नीचे भी हैं, वो सारे लोग हैं जो इसमें अभी अभिनय नहीं किए हैं। साइड में हो जाओ, इन लोगों का चेहरा नहीं दिखेगा। नमस्कार सबको। सभागार में उपस्थित बच्चे, सबसे पहले मैं उनका नमन करती हूँ कि इतना देर से उन लोग समय दे रहे हैं।
मुझे तो सबसे आश्चर्य ये लग रहा है कि ये सुन के कि ये कभी सिनेमा हॉल था और आज इतना अच्छा नाटक का स्टेज बना, मंच बना। ये भी एक अच्छी बात है और गर्व करने लायक बात है। आज अच्छा लगा कि विजय क्या है सागर हम लोगों को बुलाया। एक नई अनुभूति, नया एहसास मिला। जहाँ तक नाटक की बात है, घरौंदा बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत ही सधा हुआ स्क्रिप्ट है और उतना ही सधे हुए ढंग से बच्चे उसको प्रस्तुत किए हैं। बहुत मैच्योर नाटक है। काफ़ी मैच्योर इसके लिए जो कलाकार हैं उसके लिए काफ़ी मैच्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। वो एक दिन में ये अभिनय नहीं हो सकता है। तो ये अभिनय की सीढ़ी है, शिवलाल सागर के हाथ में है। बहुत अच्छा लगा, तीनों बहुत अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात है, ये तो एकदम फौज है कलाकारों की। ये देखना सपना होता है। 2-3 जन को 4 जन को लेके नाटक करना हम लोग कर लेते हैं, उसमें भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी रगड़ा खाना का, माने ये सब थोड़ा रफ लैंग्वेज है, हम लोग बोलते हैं काफ़ी रगड़ा खाना। लेकिन ये जो इतने बड़े फौज को लेकर, इतने बड़े आर्टिस्टों को लेकर, कलाकारों को लेकर, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। संभाल के चलना, मैं जानती हूँ, मैं सैल्यूट करती हूँ आप लोगों को। इतने बच्चे नाटक, आजकल के दिन में, सिनेमा के युग में नाटक से इतना आप लोग प्रेम रखते हैं, इतना संबंध रखते हैं, ये नमन करती हूँ आप लोगों को। एक छोटी सी बात और है, दोनों जो सारे कलाकार बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन 2 जो वृद्ध व्यक्ति किए हैं, सुपर्ब जिसको नहीं, आप लोग छोटे छोटे ही तो हो, बड़े तो नहीं, बूढ़े तो नहीं हो क्या शिवलाल? ये लोग बूढ़े हैं क्या सचमुच में? मालूम है मेरे को मालूम है मेरे को, लेकिन बहुत अच्छा। लेकिन हमको एक जन को हम भाई सैल्यूट करेंगे, वो है नौकर। बहुत अच्छा किया, थैंक यू बहुत अच्छा किया, थैंक यू सर। देखिए, ऐसी परिस्थिति में मैं तो सैल्यूट करूंगा आप लोगों को, बैठ के अभी भी सुन रहे हैं, ये खुशी की बात है। और दिसंबर में हम लोगों ने सर 4 नाटक, दिसंबर में 3 नाटक, जनवरी में 1 नाटक और अभी इस महीने 2 नाटक, माने कुल मिला के 8 नाटकों का मंचन अभी तक हम लोगों ने, अलग अलग नाटक, दिसंबर से लेके मार्च तक 4 महीने के अंदर कोशिश रहती है कि नया नया नाटक हम लोग लेकर आए। बस इसी तरह आप लोग सहयोग करते रहें। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ करीम सिटी कॉलेज खास करके इस दुस्साहस कर सकता हूं, याहिया सर हैं, मेरी बात को काटते नहीं हैं, तो हम आने वाले दिनों में जहां शहर में गतिविधियां बंद जैसी है, हम और भी उम्दा और भी नए बच्चों को लेके एक ढंग के स्तरीय नाटक और कुछ बड़े लोगों को, जैसे अनीता जी से मैं अभी रिक्वेस्ट कर चुका हूं, उन जैसे कलाकारों को लेकर हम कुछ उच्च स्तर के नाटक भी यहाँ करने की कोशिश जरूर करेंगे। इन वादों के साथ शुभरात्रि और एक बार फिर से आप सबको विश्व रंगमंच दिवस की शुभेच्छा।